नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह यादव एक बार फिर अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेस बाई अमरजीत सर के माध्यम से आपको एक नवीन विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और पिछली वीडियो हमने जो जारी किया था पाठ योजना के चरण, उसमें बहुत से बच्चों के द्वारा कमेंट मिला कि सर एक हिंदी की पाठ योजना भी आप बना करके डालें। तो आज मैं वहीं हिंदी की गद्य की पाठ योजना लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग गद्य की पाठ योजना को समझेंगे और अपने परीक्षा में इस गद्य की पाठ योजना को सुचारू रूप से बनाएंगे। यह जो हिंदी की पाठ योजना है बीएड थर्ड सेमेस्टर में मुख्य रूप से दोनों जो विषय पढ़े हैं आप, उन दोनों विषयों में पाठ योजना का निर्माण करने के लिए आता है। पाठ योजना के निर्माण की बात अगर करें तो जितना सामाजिक अध्ययन की जितनी भी विषय हैं उनका अलग एक पाठ योजना, और भाषा की जो पाठ योजना जो बनती है अलग। भाषा में जो मुख्य रूप से हिंदी अंग्रेजी की अगर बात करें तो इनकी पाठ योजना अलग बनेगी। इसमें भी अगर कहा जाए तो गद्य की पाठ योजना अलग और पद्य की पाठ योजना अलग बनेगी। तो आज हम आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से गद्य की पाठ योजना बनाना सिखाऊंगा। और गद्य की पाठ योजना हम कैसे बनाते हैं और हमारे पेपर में आ जाए कि एक गद्य की पाठ योजना निर्माण करिए किसी भी प्रकरण पर। कभी कभी होता है कि प्रश्न पत्र में प्रकरण दिया रहता है और प्रकरण दे करके पूछता है कि इस पर पाठ्य योजना का निर्माण करें, और कभी कभी देता है कि स्वयं किसी भी प्रकरण पर आप एक हिंदी गद्य की पाठ्य योजना तैयार करें। तो सबसे पहले हिंदी गद्य की पाठ्य योजना हम देखते हैं। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे पाठ योजना, और पाठ योजना के बाद हम जस्ट उसके नीचे पाठ्य योजना के बाद हम लिखेंगे विद्यालय का नाम। जैसे जैसे चरण वाइज हम आपको एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे और आप एक चरण वाइज समझ करके अपने किसी भी प्रकरण पर आप हिंदी की एक पाठ्य योजना निर्मित कर सकते हैं। इससे नीचे हम लिखेंगे विद्यालय का नाम। अब विद्यालय के नाम में आप कोई भी विद्यालय का नाम आपको लिखना नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई जेड आप लिख सकते हैं। विद्यालय के नाम में ज़्यादातर परीक्षाओं में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप एक्स वाई जेड लिख करके छोड़ सकते हैं। विद्यालय के बाद हम निर्देशांक भरते हैं। निर्देशांक में सबसे पहले दिनांक के बाद नीचे कक्षा, फिर विषय, प्रकरण, कालांश और समयावधि। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि जैसे ही हम पाठ्य योजना निर्माण करना प्रारंभ करेंगे, विद्यालय का नाम में एक्स वाई जेड हमने भर दिया। अब दिनांक में यह भरेंगे कि किस दिनांक में, अब जिस एग्जाम डेट है आपको वही एग्जाम डेट ही हम डाल देते हैं। एग्जाम डेट डाल देंगे। कक्षा में चाहे 6, 7, 8, कक्षा में कुछ भी, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के प्रकरण पर कोई भी आप लेसन पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं। तो कक्षा 6 या जो भी आप डाल दें, चाहे 7 डाल दें, चाहे 8 डाल दें। विषय में हिंदी डाल देंगे। विषय में यहाँ पर हम डाल सकते हैं हिंदी, और हिंदी गद्य। और प्रकरण नहीं भरना है हमको, प्रकरण नहीं भरना है। जब हम प्रस्तावना के प्रश्न पूछ लेंगे, प्रस्तावना के प्रश्न पूछने के बाद तब हमें प्रकरण भरना रहता है। लेकिन हम पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं दीर्घ पाठ्य योजना का, तो प्रकरण भी यहाँ भर देंगे। कालांश में कौन सी घंटी हमारी पहली घंटी की दूसरी घंटी, और समयावधि में हमारा 40 मिनट होगा।
40 मिनट, समयावधि में 40 मिनट की पाठ योजना हम निर्मित करेंगे, 40 मिनट डालेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यह देखिए, पहले विद्यालय का नाम हमने भरा, विद्यालय के बाद दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, क्लास और समयावधि। अब इसके बाद जस्ट हम उद्देश्य लिखते हैं, उद्देश्य लिखेंगे। अब यहाँ पर उद्देश्यों को भी दो भागों में बांटा गया, एक सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, यहाँ पर ध्यान से समझते रहेंगे। पहले हम सामान्य उद्देश्य भरेंगे। सामान्य उद्देश्य, सबसे मुख्य बातें यहाँ पर हैं जो सामान्य उद्देश्य में, कि जो सामान्य उद्देश्य होगा वह यह विषय से संबंधित होगा। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर हम लिख लेते हैं विषय से संबंधित। सामान्य उद्देश्य को हम विषय से संबंधित लिखेंगे, विषय से संबंधित, विषय से संबंधित हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। और दूसरा होगा विशिष्ट उद्देश्य। दूसरे हम उद्देश्य में हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होगा, प्रकरण से। विशिष्ट उद्देश्य का जो संबंध प्रकरण से संबंधित, प्रकरण से संबंधित। विशिष्ट उद्देश्य का जो संबंध हम होगा, जिस प्रकरण पर हम विषय वस्तु का निर्माण या पाठ योजना का हम निर्माण कर रहे हैं, वह पाठ योजना का निर्माण जो विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, तो प्रकरण से संबंधित जो कोई भी हम प्रकरण ले लेंगे, चाहे अपराजिता ले लिए, चाहे कोई भी एक मित्रता गद्य में एक टॉपिक है उसको ले लिए, तो जो भी प्रकरण हम लेंगे वो प्रकरण से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। और विषय हिंदी से संबंधित, विषय जो है हिंदी से संबंधित हम सामान्य उद्देश्य लिखें। लिखना क्या है, जो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, हर्बर्ट स्पेंसर की पाठ्य योजना के अनुसार हम पाठ्य योजना बनाते हैं। अब बेंजामिन एस ब्लूम ने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए शिक्षण के, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ पर तीनों स्तर जो विषय से संबंधित जो उद्देश्य हम लिखेंगे, तो ज्ञानात्मक से संबंधित है कि सभी छात्रों को हिंदी विषय से अवगत कराना। दूसरा हो जाएगा कि सभी छात्रों को हिंदी विषय में रुचि विकसित करना। इस तरह से जो ज्ञानात्मक में ज्ञान प्राप्त करना, परिभाषा याद कराना, और बोधात्मक में समझ विकसित करना, समझाना, या और जो क्रियात्मक होता है उसमें दैनिक जीवन में उपयोग करना, तुलना करना, यह सब क्रियात्मक। तो कम से कम 4 सामान्य उद्देश्य हम लिखते हैं और 3 या 4 विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पर जो समझना है कि जो सामान्य उद्देश्य जो संबंधित होगा वह मुख्यतः हिंदी विषय से संबंधित होगा, और जो विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होगा, जो हम प्रकरण लेंगे हिंदी का, जिस प्रकरण पर पाठ्य योजना बना रहे हैं वह प्रकरण से संबंधित होगा। अब यहाँ पर जो तीसरे चरण जो स्टेप में है, हम शिक्षण सहायक सामग्री, तीसरे चरण में हम यह बताएंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी उपकरण, मतलब हम अपनी विषय वस्तु हिंदी जो पढ़ाएंगे तो कौन कौन सी सामग्री का, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी उपकरण, चार्ट, मॉडल इत्यादि, यह सब शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाएंगे। दूसरा हो जाएगा शिक्षण विधि, शिक्षण नेक्स्ट पर जो चरण होंगे शिक्षण विधि। अब जो शिक्षण विधि हम पढ़ाते समय कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, तो हिंदी में जो मुख्य रूप से व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, यह सब हिंदी की प्रमुख विधियां हैं। और इसमें मुख्य रूप से हम यहाँ शिक्षण विधियों में भर देंगे कि कौन कौन से शिक्षण विधि हम प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान, फिर इसके बाद जो आ जाता है पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान। अब यहाँ पर समझना हमें जो पूर्व ज्ञान से, या हम जानते हैं कि कोई भी, चाहे हमारी कोई भी प्रकरण लिए हो, चाहे अपराजिता प्रकरण लिए हो, चाहे मित्रता प्रकरण लिए हो, तो उसमें हम लिख देते हैं पूर्व ज्ञान में कि सभी छात्र, जो प्रकरण होगा, जो हमने टॉपिक लिया है जिस पर हमें पाठ्य योजना बनाना है, सभी छात्र प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते
हैं, जो सभी छात्र प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यहाँ तक पूर्व ज्ञान के बाद मुख्य रूप से प्रकरण के बारे में सभी छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद तब अगला जो आ जाता है वह प्रस्तावना। अब इसको देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। अब आगे प्रस्तावना, अब प्रस्तावना जो कॉलम हम बनाएंगे तो इस प्रस्तावना में 3 कॉलम बनेगा। ध्यान से समझना है, प्रस्तावना जब हम बनाएंगे तो 3 कॉलम बनेगा। एक होगा क्रम संख्या और दूसरा होगा क्रम छात्राध्यापक क्रिया और तीसरा जो कॉलम होगा छात्र छात्रा क्रिया। यह 3 कॉलम होंगे प्रस्तावना में। प्रस्तावना की सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, और जो भी प्रस्तावना के जो प्रश्न होंगे कम से कम तीसरे या चौथे नंबर पर वह प्रश्न का जो हम प्रकरण जो है वह प्रकरण चौथे नंबर पर बालक खुद ही अपने मुख से वह बता दे। तो प्रस्तावना के प्रश्न पहला नंबर जो प्रश्न होगा वह छात्र का पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा, और प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं सदैव जिग जैग में होते हैं। जिग जैग का मतलब होता है कि जो पहला प्रश्न है, याद रखेंगे, सीधे सीधे प्रकरण से ही हम प्रस्तावना का प्रश्न नहीं निकालते हैं। प्रकरण से ही हम प्रस्तावना के प्रश्न नहीं, प्रकरण के बाद मुख्य रूप से प्रस्तावना का जो सीधे सीधे प्रकरण जो होगा वो प्रकरण से पूर्व 2 या 3 प्रश्न पूछेंगे। तीसरे या चौथे प्रश्न पर बच्चा खुद अपने मुख से उस प्रकरण का नाम ले लेगा। तो इसीलिए प्रस्तावना के प्रश्न जिग जैग में, इसलिए का यहाँ पर जो प्रश्न होंगे यह उत्तर आएगा, फिर यह जो उत्तर होगा वो प्रश्न में होगा, फिर उत्तर आएगा, फिर प्रश्न में होगा। इस तरह से चौथे नंबर पर जो प्रश्न आएगा तो उसमें बालक खुद अपने ही मुख से उस टॉपिक का नाम लेगा। फिर उद्देश्य कथन हम कर लेते हैं कि आज हम सभी लोग जो प्रकरण होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तावना का प्रश्न यह समाप्त हुए। जब प्रकरण आ गया, हमने वह प्रकरण को भर दिया। फिर आगे जो होगा हिंदी में, हिंदी की पाठ्य योजना में जो अगले चरण पर होगा मुख्य रूप से विषय, जो अगले चरण पर हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। अब अगले चरण पर हम प्रस्तुतिकरण या विषय, हिंदी में विषय स्थापना। अब विषय स्थापना में हम क्या करते हैं, गद्य का बना रहे हैं विषय स्थापना, तो उसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे विषय स्थापना में कि दिए गए प्रकरण को या जो हमने प्रकरण लिए गए प्रकरण को 2 अनुवृत्ति में पढ़ाया जाएगा। जो भी होगा प्रकरण, लिए गए प्रकरण को 2 अनुवृत्ति में पढ़ाया जाएगा। 2 अनुवृत्तियां मतलब 2 स्टेंजा में हम तोड़ लेंगे। जो गद्य होगा तो उस स्टेंजा में तोड़ लेंगे और तोड़ करके हम विषय वस्तु को पूर्ण रूप से समझाएंगे। अब इसमें भी 3 कॉलम बनेगा। 3 कॉलम में एक होगा, ध्यान समझिएगा, एक कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, फिर दूसरा कॉलम होगा छात्राध्यापक क्रिया का, छात्राध्यापक क्रिया का, और जो तीसरा कॉलम होगा छात्र छात्रा क्रिया का, छात्रा क्रिया। अब यह 3 कॉलम बने तो शिक्षण बिंदु में यहां पर लिखेंगे प्रथम अनुवृत्ति। अब यहां पर जब प्रथम अनुवृत्ति लिखेंगे, ध्यान समझना है, यहां पर जब प्रथम अनुवृत्ति हम लिखेंगे तो यहाँ का जो प्रथम स्टेंजा जो है, अनुवृत्ति जो है,
वहां के 2-3 शब्द लिखने के बाद 3 शब्द हमने लिख दिया, फिर अंतिम में डॉट डॉट कर करके अंतिम वाला 4 शब्द या 5 शब्द हम लिख देंगे। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रथम अनुवृत्ति का हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पष्टीकरण करेंगे। अब प्रथम अनुवृत्ति में छात्राध्यापक क्रिया में अब क्या होगा, आदर्शवाचन। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से समझना है। आदर्शवाचन, आदर्शवाचन। अब इसमें आदर्शवाचन में लिखना है कि छात्रा अध्यापक द्वारा लिए गए प्रथम अनुवृत्ति का आदर्शवाचन किया जाएगा। यहाँ पर जो छात्राध्यापक होगा वह आदर्शवाचन करेगा। जो भी होगा मुख्य रूप से स्टेंजा होगा, उसका पहले शिक्षक आदर्श वाचन करेगा। तो छात्राध्यापक द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा, आदर्श वाचन किया जाएगा या पूरा का पूरा। फिर दूसरे अनुवृत्ति में, और यहाँ पर छात्रा क्रिया में होगा छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आदर्श वाचन जब होगा तो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तथा यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा अपनी पाठ्य पुस्तिका में देखेंगे। यहां से होगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन के बाद ध्यान समझेंगे अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन। अब अनुकरण वाचन में क्या होता है, शिक्षक जो होता है वह मुख्य रूप से छात्र के द्वारा, अब पहले तो अपने पढ़ दिया आदर्श वाचन में, शिक्षक स्वयं उसको गद्य को पढ़ा प्रथम अनुवृत्ति को। फिर अनुकरण वाचन में शिक्षक 2 या 3 छात्रों के द्वारा लिए गए गद्य को या लिए गए प्रथम अनुवृत्ति को 2 या 3 छात्रों के द्वारा पढ़ाएगा, 2 या 3 छात्रों से पढ़वाएगा। 2 या 3 छात्राध्यापक, जो छात्र शिक्षण कार्य करने हेतु वह बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उन लोगों के बीच से 2 या 3 छात्रों के द्वारा विषय वस्तु को पढ़वाएगा। जो हमारी प्रथम अनुवृत्ति है उसको पढ़ाएगा। जब अनुकरण वाचन होगा, ध्यान समझेंगे, जब छात्र पढ़ेगा तो वहां पर त्रुटि संशोधन करे। अब यहां से मुख्य रूप से त्रुटि संशोधन में क्या कि यहाँ पर जब छात्र अनुकरण वाचन कर रहा था, जब अनुकरण वाचन हो रहे थे तो कुछ मात्रात्मक गलतियां हो रही थी। मात्रात्मक गलतियां में जब बीच बीच में शिक्षक उसका त्रुटि संशोधन करेगा, त्रुटि संशोधन कर करके बताएगा कि बेटा यह नहीं लिखा है, यह लिखा है, फिर से पढ़ो, इसको पढ़ो। यह सब त्रुटियां संशोधन पद के अंतर्गत आ जाएंगे। त्रुटि संशोधन अब कर लिया शिक्षक, 2 या 3 छात्रों से पढ़वा भी दिया। तो अब देखेंगे शब्दार्थ, सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरे चरण पर होगा शब्दार्थ। अब इस शब्दार्थ में एक तरफ ध्यान से समझना है, एक तरफ शब्द लिखेगा और दूसरे तरफ उसका अर्थ लिखेगा। जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको यहाँ पर शब्दार्थ में एक तरफ शब्द लिखेगा, फिर अर्थ लिखेगा, फिर शब्द लिखेगा, फिर अर्थ लिखेगा, फिर शब्द लिखेगा। मतलब जो प्रथम अनुवृत्ति के अंतर्गत जो भी मुख्य रूप से कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ शिक्षक लिखेगा और यहाँ पर लिखेंगे छात्र अपने कॉपी में उतारेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं छात्र अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। यह छात्रा क्रिया में जब आप शब्दार्थ लिखवा रहे हैं तब उसको छात्र अपनी कॉपी पर क्या करेंगे, नोट करेंगे। कॉपी पर नोट कर दिए। अब ध्यान से एक बार पुनः रिवाइज कर दे। प्रथम स्टेंजा जो प्रथम अनुवृत्ति जो शिक्षण बिंदु है प्रथम अनुवृत्ति, उसमें प्रथम अनुवृत्ति में क्या करना था कि पहले जो 5 या 6 शब्द शुरू के लिखने थे,
फिर डैश 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 कर करके 5 या 6 शब्द अंतिम का लिख लेना था। इससे यह होगा कि हम यहाँ से ले करके और अंतिम जो शब्द लिखे तो वहां तक का एक्सप्लेनेशन या व्याख्या करेंगे। अब वहां पर पहले आदर्श वाचन याद रखिएगा। प्रश्न भी आता है, कभी कभी एग्जामिनर भी पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में कि आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक द्वारा कि छात्राध्यापक द्वारा कि दोनों कि कोई नहीं। तो आदर्श वाचन याद रखिए सदैव शिक्षक के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन शिक्षक जो गद्य है उस गद्य को पहले अपने पर स्वयं पढ़ेगा, शिक्षक पढ़ेगा। फिर आदर्श वाचन के बाद 2 या 3 छात्रों से अनुकरण वाचन छात्र करता है, याद रखेंगे। 2 या 3 छात्रों से पढ़वाएगा जो गद्य है। फिर पढ़वाते समय जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं, त्रुटियां कर रहे हैं, तो उसमें त्रुटि संशोधन छात्राध्यापक करेगा। बेटा यह नहीं लिखा है, यह लिखा है, इसको पढ़िए, फिर से पढ़िए, यह त्रुटि संशोधन। फिर 2 या 3 बच्चों से हमने पूरा गद्य को पढ़वा लिया, तब उसके शब्दार्थ मतलब कठिन जो शब्द हैं उन शब्द को लिखेंगे। फिर शब्द अर्थ शब्द। और जब यह शब्द अर्थ लिखेंगे तो छात्र अपनी कॉपी पर उसको क्या करेंगे, उतारेंगे। अब यहाँ पर हमने शब्द अर्थ लिख लिया, तो अब जो क्या करना है कि व्याख्या। अब ध्यान से महत्वपूर्ण समझना है कि व्याख्या करना। अब पूरे जो प्रथम अनुवृत्ति थी उस प्रथम अनुवृत्ति की पूरी हमने व्याख्या किया, पूरा का पूरा शुरू से। प्रथम व्याख्या से तात्पर्य है कि जो प्रथम अनुवृत्ति हमने लिया था उस प्रथम अनुवृत्ति को बच्चों को पूरा अर्थ समझाएंगे। पहले ही हमने अर्थ को लिखवा दिया, जो कठिन शब्द थे उसको अर्थ को लिखवा दिया है। तो जो बीच बीच में वो कठिन शब्द आ रहे हैं तो उनके अर्थ को, भाव अर्थ को शिक्षक पूर्ण रूप से अपनी व्याख्या के माध्यम से समझाएगा। अब यह पूरी व्याख्या हो गई। व्याख्या के बाद एक प्रथम अनुवृत्ति था। ठीक इसी प्रकार से जैसे प्रथम अनुवृत्ति लिए आप द्वितीय अनुवृत्ति भी ले सकते हैं। फिर द्वितीय अनुवृत्ति में जस्ट वही करना है। द्वितीय अनुवृत्ति अगर हमने ले लिया, द्वितीय अनुवृत्ति तो द्वितीय अनुवृत्ति में अगर लेंगे तो वही द्वितीय अनुवृत्ति 2 शब्द यहाँ लिख दिए, 2-3 शब्द यहाँ शुरू के, फिर अंतिम के। फिर जैसे प्रथम अनुवृत्ति का किए जस्ट वैसे द्वितीय अनुवृत्ति। फिर आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, त्रुटि संशोधन, शब्दार्थ, फिर व्याख्या। फिर प्रथम अनुवृत्ति हो गया, द्वितीय अनुवृत्ति पूरी की पूरी हमने कर लिया। तो उसके बाद एक जगह लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य, अगले में श्यामपट्ट कार्य। अब यह श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे कि छात्राध्यापक मुख्य रूप से मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट के माध्यम से लिख करके छात्रों को स्पष्ट किया, लिखवाया। या समय दूसरे रूप में भी लिख रहे हैं, समय समय पर छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा। यह श्यामपट्ट कार्य में मुख्य एक जगह कि समय समय पर छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा। फिर नीचे लिख देंगे निरीक्षण कार्य में क्या कि शिक्षक द्वारा छात्राध्यापक द्वारा कक्ष में टहल करके अवलोकन या निरीक्षण कार्य किया जाएगा। यहाँ पर भी लिखना निरीक्षण कार्य में कि जब हम शब्दार्थ ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दिए तो बच्चे हमारे नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने कॉपी पर, एक बार हम निरीक्षण कर लिए घूम करके, तो वहीं एक ही स्थान पर लिख देना है निरीक्षण कार्य। फिर निरीक्षण कार्य के बाद लिखना है मूल्यांकन कार्य। अब मूल्यांकन कार्य जो होगा वह रिक्त स्थान, वही जो हमने स्टेंजा जो हमने पढ़ाया था, फर्स्ट स्टेंजा सेकेंड स्टेंजा, उन्हीं स्टेंजा से ही मुख्य रूप से मूल्यांकन कार्य पूछे जाएंगे। और मूल्यांकन कार्य रिक्त स्थान की पूर्ति करना, सत्य असत्य छांटना, सही विकल्प चुनना, यह सभी मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यह मूल्यांकन कार्य हो गया।
अब मूल्यांकन कार्य हमने कर लिया, तो अंतिम जो चरण होता है गृह कार्य। गृह कार्य, अब गृह कार्य हम बच्चे को देंगे कि पढ़ाए गए प्रकरण को सभी लोग पढ़ कर आएंगे। अब यही गृह कार्य होगा छोटे बच्चों के लिए कि पढ़ाए गए प्रकरण को सभी लोग पढ़ करके आएंगे। इस प्रकार से हिंदी गद्य की पाठ्य योजना बन करके हमारी तैयार हो जाती है, और हमें विश्वास है कि आप सभी लोगों को हिंदी गद्य की पाठ्य योजना समझ में आई होगी, और इसको कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे कि हिंदी गद्य की पाठ्य योजना समझ में आई या नहीं। और हिंदी गद्य की पाठ्य योजना से थोड़ा सा अलग होकर के हिंदी पद्य की भी पाठ्य योजना कल अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी पद्य की पाठ्य योजना आप कैसे बनाएंगे। अब यह पूरी की पूरी पाठ्य योजना हुई, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में, हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो बीएड थर्ड सेमेस्टर में 2 विषय हैं, दोनों विषयों में एक पाठ्य योजना का निर्माण करने के लिए आता है, और आप पाठ्य योजना निर्मित एक अच्छे प्रकार से हमने समझाने का प्रयास किया, और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। हमारे जो चैनल वैष्णवी क्लासेज भाई अमरजीत सर के माध्यम से मैं आप लोगों को वीडियो हमेशा नई वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे मैं नई वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं और उसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। जय।